मरियम बीबी ट्वीट करती हैं, फुल कोर्ट ना बनाने की एक वजह है खौफ। क्या वो मुजरिम हैं? क्या वो किसी बेल के ऊपर हैं, जमानत के ऊपर हैं? क्या मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं? क्या वो मुल्क से 50 रुपए का स्टाम्प देके भागे हुए बैरून मुल्क भगोड़े हैं, अदालती इश्तिहारी हैं? उनको किस चीज का खौफ है? एक और ट्वीट ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी की, लेकिन आखिर में उन्होंने एक इशारा भी उसके साथ ट्वीट किया। वही इशारा जो अता तारुर ने पंजाब असेंबली के अंदर, आपको याद है, कि इशारा किया था। जब रात को अदालत खुली थी और इमरान खान ने उसके ऊपर सवाल किया था, कि सवाल के ऊपर इखलाकियात के दौरे मेरे दोस्तों को पढ़ना शुरू हो गए थे, लेकिन अब वो सारे मेरे जो सहाफी दोस्त हैं वो ना सिर्फ इसके ऊपर कोई इतराज नहीं कर रहे, बल्कि उनमें से बहुत सारे इसकी हमायत कर रहे हैं, इस रवैये की। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हमजा शहबाज और परवेज इलाही साहब का केस चल रहा है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ नून लीग की आला क़यादत इंतहाई नामुनासिब जुबान इस्तेमाल कर रही है, ट्वीट्स कर रही है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। कोर कमांडर्स की आज मीटिंग भी हुई, उस हवाले से भी थोड़ी सी तफसीलात बताऊंगा, और इसके अलावा कुछ और भी सियासी खबरें हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। जिस तरह आपको पता है कि हमजा और परवेज इलाही साहब का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। केस की समाअत शुरू होने से पहले ही आज पीडीएम की क्यादत ने, हुकूमत के जितने भी कायदीन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अदालत के ऊपर चढ़ाई कर दी, इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। फुल कोर्ट बेंच का वो मुतालबा कर रहे हैं, और वो मुतालबा लेके वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो मुतालबा मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे फुल कोर्ट बेंच की जरूरत नहीं है। अब ये फुल कोर्ट बेंच का क्यों मुतालबा कर रहे हैं? इनको पता है कि बहुत सारे जज साहिबान इस वक्त तातीलात में हैं। अगर ये फुल कोर्ट बेंच बनता है तो डिले होगा, मामला आगे चलेगा, तूल पकड़ेगा, जिससे इनको सियासी फायदा होगा। लेकिन इस सारे असला के दौरान जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए गए हैं, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। मैं आपको बताता हूं, वैसे तो केस की समाअत से पहले ही जिस किस्म की बातें हो रही थी, जिस किस्म के इल्जामात अदालत के ऊपर लगाए गए, वो आपने भी सुने, मीडिया में रिपोर्ट भी हुए। लेकिन अब ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि फुल कोर्ट बेंच हमने नहीं बनाना, उसके बाद अब मरियम बीबी की जो ट्वीट्स हैं, वो कुछ ट्वीट्स मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और उसके बाद साद रफीक साहब की भी। और ये जो जुबान इस्तेमाल हो रही है जजों के हवाले से, उससे पहले अता तारुर साहब ने भी उस दिन कुछ कहा था, वो भी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, मरियम बीबी ट्वीट करती हैं, मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। जब फैसले आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है, क्योंकि ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर-ए-आम पर आ जाती हैं और लोग जान जाते हैं कि फैसला आइन और कानून नहीं, जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया गया है। मगर अब कुछ भी कर लें, लोग तो जान गए हैं। अब ये इंतहाई नामुनासिब किस्म की जुबान है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से, आला तरीन जो अदलिया उनके जजेस के हवाले से। इसमें देखें, आप गौर करें, वो ये कहते हैं कि जब क्योंकि ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर-ए-आम पर आ जाती हैं, तो क्या अभी जो जज हैं वो बेईमान हैं? अब ये इंतहाई मतलब परेशान कुन सूरत हाल है कि आप जज साहिबान के हवाले से इस किस्म की बात किस तरह कर सकती हैं। फिर आगे मरियम एक और ट्वीट में लिखती हैं, फुल कोर्ट ना बनाने की एक वजह है खौफ, अपने ही किए हुए फैसलों का तजाद सामने आने का खौफ। तो यहाँ पे उनके ऊपर बदनीति का भी इल्जाम लगा रही हैं, खौफ का इल्जाम भी लगा रही हैं। क्या वो मुजरिम हैं? क्या वो किसी बेल के ऊपर हैं, जमानत के ऊपर हैं? क्या मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं? क्या वो मुल्क से 50 रुपए का स्टाम्प देके भागे हुए बैरून मुल्क भगोड़े हैं, अदालती इश्तिहारी हैं? उनको किस चीज का खौफ है? लेकिन ये आप जुबान चेक करें कि ये एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात की लीडर जो हैं, ये वो जुबान इस्तेमाल कर रही हैं। और आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले जब रात को अदालत खुली थी और इमरान खान ने उसके ऊपर सवाल किया था कि अदालतें रात को क्यों खुली, उस सवाल के ऊपर इखलाकियात के दौरे मेरे दोस्तों को पढ़ना शुरू हो गए थे, और दोस्तों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि इदारों का तकद्दुस पामाल हो रहा है, इदारों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब वो सारे मेरे जो सहाफी दोस्त हैं, वो ना सिर्फ इसके ऊपर कोई इतराज नहीं कर रहे, बल्कि उनमें से बहुत सारे इसकी हमायत कर रहे हैं, इस रवैये की, और इस किस्म की ट्वीट्स भी कर रहे हैं। अच्छा, मरियम बीबी एक और ट्वीट भी करती हैं, मुझे कम से कम यकीन था फुल कोर्ट नहीं बनेगा और इंसाफ नहीं मिलेगा, यही मैं कौम को बताना चाहती थी। अब वो ये बता रही हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने पहले से ज़हन बना लिया है, ये लोग इंसाफ देने के काबिल नहीं है। मुझे तो पहले ही पता था, मैं अब कौम को बताना चाहती थी। लेकिन कुछ दिन पहले जो ये तकारीर कर रही थी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की तारीफें कर रही थी, वो भी हमने देखा, क्योंकि उस वक्त फैसला इमरान खान के खिलाफ आया था। उस वक्त इमरान खान के हम ही सुप्रीम कोर्ट से नाखुश थे। लेकिन इस किस्म की जुबान उनकी लीडरशिप ने बाकायदा जजेस के हवाले से इस्तेमाल नहीं की। फैसले से आप इख्तलाफ करते
سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ججوں کو ایک طرح سے ان کے ایمان کے اوپر بھی شک ہو رہا ہے, ان کی نیت کے اوپر بھی شک ہو رہا ہے. تو یہ انتہائی جسے آپ کہہ سکتے ہیں قابل افسوس حرکت ہے. لیکن یہ کر رہے کون ہے؟ یہ حکومتی سرپرستی میں ہو رہا ہے. اس کے اوپر اب تک ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ FIA نے اب تک کیوں نہیں کسی کے خلاف پرچہ کروایا؟ کیا صرف ملک میں صرف کسی ایک ادارے کا تقدس ہے؟ باقی جج صاحبان کو اب جو مرضی کہتے رہے, وہ بھی سپریم کورٹ کے ججز کو, تو کوئی اس کے اوپر پوچھے گا نہیں. اینی وے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا آگے. ایک اور ٹویٹ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کی, اور اس میں انہوں نے ٹویٹ لکھی اور ناانصافی کی بھڑکتی آگ بجھا کر جیو, اس طرح آخر میں انہوں نے لکھا. ایک شعر سا انہوں نے لکھا خواجہ صاحب نے, لیکن آخر میں انہوں نے ایک اشارہ بھی اس کے ساتھ ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ کے اندر ایک اشارہ, وہی اشارہ جو عطا تارڑ صاحب نے پنجاب اسمبلی کے اندر, آپ کو یاد ہے کہ اشارہ کیا تھا, انتہائی نامناسب اشارہ, اس کی ایموجی جناب سعد رفیق صاحب نے اس کی ایموجی ٹویٹ کی. یہ کس کو وہ یہ دکھا رہے ہیں انگلی؟ جج صاحبان کو, عدالت کو, کس کو؟ یا پورے پاکستان کو, قوم کو؟ اب وہی جس طرح عطا تارڑ صاحب نے ایک ہاتھ میں آئین کی کتاب پکڑی ہوئی تھی اور دوسری طرف سے انہوں نے وہ اشارہ کیا تھا, تو وہ آئین کی کیا سمجھتے ہیں, اس ملک کو کیا سمجھتے ہیں, اس ملک کے اداروں کو کیا سمجھتے ہیں, وہ اس وقت انہوں نے بتایا تھا. اب یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ کیا تو مجھے دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ پرانے سیاسی ورکر ہیں. عطا تارڑ صاحب سے تو چلے ہمیں یہ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے, خواجہ صاحب کی زبان میں تلخی بھی آ سکتی ہے, لیکن خواجہ صاحب سے یہ میں امید نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس قسم کی تصویر ساتھ جو ہے وہ کریں گے ٹویٹ. اچھا, عطا تارڑ صاحب نے پچھلے دنوں وہ جو انہوں نے ایک جلسہ کروایا, ایک بہت بڑا جلسہ یوم یکجہتی کا شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور حمزہ شہباز کے ساتھ لبرٹی میں, جس میں وہ بہت بڑا آرٹسٹ بھی آئے تھے. وہ آرٹسٹ کی غالباً جو پرفارمنس تھی وہ تمام تقاریر سے اور تمام دیگر شو سے بہتر تھی. یہ میرا جینون جو ہے نا وہ ہے بلیف ہے, اور یہ جینون میرا کامنٹ ہے. اچھا, اس میں بھی عطا تارڑ نے عمران خان کے سپورٹرز کے حوالے سے ایک انتہائی غلیظ لفظ استعمال کیا تھا, گالی سے نکلا ہوا لفظ استعمال کیا تھا, اور انتہائی گندی اور غلیظ گالی سے نکلا ہوا لفظ وہ استعمال کیا, اور وہ چلا بھی, اور ہمارے قومی ٹی وی نے, نیشنل ٹی وی پہ وہ چلایا گیا. تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی زبان کس طرح جاری ہے, کس طرف جاری ہے, اشارے کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں جج صاحبان کے ایمان پہ. جناب ان کی کہہ رہے ہیں کہ ایماندار جا جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, جس قسم کی باتیں وہ میں نے ساری آپ کو بتائیں. اچھا, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت میں بھی ہوں یا جو بھی مسئلہ ہو, جب بھی ان کو کوئی یہ سیاسی طور پہ ناکام ہوتے ہیں, یہ ایزی ان کا جو اسکیپ گوٹ ہے یہ بناتے ہیں اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کل ہی ایک ویڈیو وائرل ہوئی, میرے سامنے آئی, اور اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ صاحب یاز صادق صاحب کے بیان کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ جب ابھینندن وہاں پہ پکڑا گیا تھا تو ان کا جو آرمی چیف تھا اس کے جو ہے وہ پسینے اس کے چھوٹے ہوئے تھے, جس طرح وہ کہتا ہے نا, بلاول صاحب کہتے ہیں کام پہ ٹانگ رہی تھیں. یہ اس قسم کی صورتحال تھی ہمارے آرمی چیف کی, اور یہ انہوں نے حوالہ دیا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے ایک سینئر بندے نے یہ بات کی ہے, یاز صادق صاحب کے بیان کا وہ حوالہ دے رہے تھے بھارت کے وزیر دفاع. تو یہ ہمیشہ ہمارے اداروں کی اس طرح تہذیب کرتے ہیں, ہمیشہ اداروں کو اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جو انتہائی نامناسب ہے. لیکن اس دفعہ تو حد ہی ہو گئی ہے نا کہ ججوں کو, سٹنگ ججز کو, سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ ڈرتے ہو, ایماندار جج کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے. ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ بے ایمان ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی. بول نیوز نے اس کو پھر رپورٹ بھی کیا, صدیق جان صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کی. ان کے مطابق جو بول نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ چیف جسٹس سے ملاقات کی کوشش کی گئی بار کے اراکین کی جانب سے, لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ جس نے بھی ملنا ہے مجھ سے جناب آپ کھلے ملیں, چھپ کے ملنے کی یا بند کمرے میں ملنے کی کیا ضرورت ہے, اوپن کورٹ میں آپ مجھ سے ملیں. تو باقی جو سماعت ہے وہ کل تک ملتوی کر دی گئی ہے, اور بنیادی طور پہ نظر یہی آ رہا ہے کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. ان کے پاس اس وقت جو ہے وہ بیان جو کہتے ہیں نا کہ باہر تو دیے جا رہے ہیں, لیکن اندر کیا بیان کریں, اندر کیا دلائل دیں عدالت کے اندر, وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کیس ان کا مضبوط نہیں ہے, اس وجہ سے یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, ادارے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, ادارے کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی ہوئی ہے. اچھا, آج جو ملٹری کی کور کمانڈرز ہیں ان کی کانفرنس بھی ہوئی, آلدو کہ اس حوالے سے کہا گیا کہ اس میں بارڈر کی سیکیورٹی اور انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے مختلف معاملات ڈسکس ہوئے. لیکن ہمیں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اور جس قسم کی آپ کی اکانومی کی صورتحال ہے, اس لیے کہ انٹرنل جو آپ کی سیکیورٹی ہے وہ آپ کی اکانومی سے بھی
जुड़ी हुई है। डॉलर कहां पे पहुंच गया है, इन नालायकों ने इस मुल्क को जिस नहज पे पहुंचा दिया है 3 महीने के दौरान, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो मुख्तलिफ चीजें वहां पे डिस्कस हुई हैं। इस हवाले से भी परेशानी का इजहार किया गया कि ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। एक तरफ इदारों को टारगेट किया जा रहा है, अदलिया को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ फौज को टारगेट किया जा रहा है। कभी ये कहते हैं कि जनाब फौज जो है वो हमें काम नहीं करने दे रही, वो न्यूट्रल नहीं है। जब ये आते हैं इक्तदार में तो उसको कहते हैं कि जनाब वो न्यूट्रल हो गए हैं तो हम इक्तदार में आ गए हैं। जब इनसे सियासत होती नहीं है, सारे मिल के इलेक्शन लड़ते हैं और हार जाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि आप जनाब फौज हमें हरवा रही है, इदारे हमें काम नहीं करने दे रहे, और इस किस्म के इल्जामात लगाते हैं। तो ये बड़ी जनाब एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। कल अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है। वैसे तो देखें, सुप्रीम कोर्ट को फैसला तो कर देना चाहिए था हफ्ते वाले दिन, इसमें कुछ है ही नहीं है। दोस्त मुजारी साहब आके बता नहीं रहे कि उन्होंने कहां से वो फैसला पढ़ा था और किस फैसले के मुताबिक उन्होंने वो रूलिंग दी थी, और जिस तरीके से वो खत उनके पास आया, वो खत ना पहले उनके पास था, क्या वो खत कहां पे टाइप हुआ, जरदारी साहब क्यों वहां पे बार बार गए, दस्तखत करवा के आए, क्या वो खत एमपीएस के पास पहुंच चुका था। और इसमें एक बड़ी जो बदनीति की जाती है, बहुत सारे दोस्त करते हैं कि जनाब वो पीटीआई के फिर एमपीएस को क्यों फारिग किया गया। वो केस ही टोटल डिफरेंट है। यहां पे एक जमात है, उसका कैंडिडेट है, उसके कैंडिडेट को जनाब वोट पड़े हैं, अपने लोगों ने वोट दिए हैं, किसी किस्म की कोई हदायत नहीं थी। ये इलेक्शन का दूसरा मरहला है, पहला मरहला पहले हो चुका है। वो लोग पहले भी इसी कैंडिडेट के हक में, या इसी ये जो दोनों जमातें हैं इन्हीं के जो कैंडिडेट है उसी के हक में वो पहले भी वोट डाल चुके हैं। अब ऐसी कौन सी नई चीज आई है। लेकिन ये तासुर इस तरह दे रहे हैं कि जैसे ये इलेक्शन जीत गए थे और इलेक्शन जीतने के बाद इनको अब वजीर आला नहीं बनने दिया जा रहा। इलेक्शन भी हार गए और उसके बाद इस किस्म का रवैया इनका है, और तासुर ये दे रहे हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, अदालत हमारे रास्ते में रुकावट बनी हुई है। तो ये बिल्कुल 2 कंप्लीट डिफरेंट चीजें हैं। वो टोटली डिफरेंट था। आपने अपने वोट किसी लालच में आके या बगैर किसी लालच के, पार्टी से नाराज होकर, पार्टी की मुखालफत में आपने मुखालिफ फरीक को दिए। यहां पे तो सारे काफ लीग के बंदों ने अपने लीडर को वोट दिए, अपने उम्मीदवार को वोट दिए। तो ये किस तरह आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और सारे एमपी उनके अदालत में भी मौजूद थे आज, और वो दोबारा भी अदालत में जाने के लिए तैयार हैं कि हम बताएंगे कि जनाब हमें तो पार्लिमानी लीडर ने ये बताया था और हमने उसके मुताबिक वोट दिया। इसमें केस है ही कोई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ धांधली नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बेशर्मी है। यह धांधली का मामला नहीं है, ना ही ये कोई लीगल मसला है, ये बेशर्मी का मसला। और जब मामला बेशर्मी पे हो तो फिर अदालतों में तो बेशर्मी के फैसले नहीं होते। बेशर्मी के फैसले फिर आप मीडिया पे करते हैं, फिर आप सोशल मीडिया पे करते हैं, दुश्मन तराजी करते हैं, अदालतों के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं, जजों को जिस तरह बुरा भला कहते हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं। तो ये सब कुछ होता है, लेकिन अदालत के अंदर आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं है। वहां पे आप मुकदमा, आपको पता है कि आप हार जाएंगे, आपके पास उस तरह दलाइल नहीं है, उस तरह आपका केस मजबूत नहीं है, तो फिर आप इस रविश पे चल पड़े। पर एनीवे ये बड़ा अफसोसनाक है कि जिस तरह आज फिर एक दफा इन दोनों जमातों ने और इनके इत्तेहादियों ने मिल के इदारों के ऊपर दोबारा इल्जाम तराशी शुरू कर दी है। और ये अपना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, और स्पेशली इस सारी सूरत हाल में जिस तरफ मुल्क की मईशत डूब रही है, मुल्क दिवालियापन की तरफ जा रहा है, और ये लोग जो है अपने इक्तदार को संभालने के लिए बैठे हुए और कहते हैं जी 3 जज फैसला नहीं करेंगे तो क्या 3 खानदानों के बच्चे हम फैसला करेंगे, जिन बच्चों ने जिंदगी में और कुछ नहीं किया, बस मामा पापा की मेहनत उनको ले आई, और वो जनाब बल्कि कहीं के मामा पापा को भी कोई और लेके आया और वो आके इधर इक्तदार में बैठ गए, और कोई वजीर खारजा बन गया, कोई वजीर आला बन गया, कोई वजीर बन गया। मतलब ये क्या मजाक है भाई। जरूर बने, आप शौक से बने अगर आवाम आपको वोट देती है, लेकिन आप ये तो ना करें ना कि अगर आप इलेक्शन भी हार जाएं और उसके बाद आप गड़बड़ भी करें और अदालतों के ऊपर और इदारों के ऊपर फिर इल्जाम तराशी भी करें, तो फैसले 3 खानदान भी नहीं करेंगे, फैसले पाकिस्तान की आवाम करेगी, ना कि आप लोग 4 बंदे बैठ के बंद कमरों के अंदर कोई खत खुद टाइप करके कहेंगे कि पाकिस्तान की आवाम के लिए हमने फैसला कर दिया। वो दिन गुजर गए, अब ये चीजें इस तरह नहीं चलेंगी। एनीवे कल अब फैसला करेगी अदालत, देखते हैं कि क्या फैसला आता है। सबकी नजरें अदालत के ऊपर है। अब अदालत ने भी ये फैसला करना है कि क्या वो इनके दबाव में आएगी, इस गुंडागर्दी के आगे झुकेगी, या फिर इनको वो टास्क पे लेगी, जिसे कहते हैं ना टेक देम टू टास्क। इनको पकड़ के इनसे पूछेगी, इनको बुला के इनसे पूछेगी कि किस तरह तुम अदालत के ऊपर इस तरह हमला आवर हो। और साथ साथ ये इदारों का भी इम्तिहान है, FIA और दीगर जो इदारे हैं उन्होंने क्यों नहीं अब तक कोई किसी किस्म की कार्रवाई की। इमरान रियाज के ऊपर तो
پورے پاکستان میں پرچے ہو گئے تھے. تو اب جو موزد عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں تو کوئی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اینی وے کل اب عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی میری کوشش ہوگی کہ اس کی تفصیلات اور جو بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کی تفصیلات، اس لیے کہ اب ان جماعتوں کے اندر بھی کچھ اختلافات آ رہے ہیں. اب جس طرح نون لیگ کے اندر ایک اختلاف سامنے آ رہا ہے، طلعت حسین صاحب نے جو ٹویٹ کی تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اس پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ انہوں نے ٹویٹ اب کیوں کی، پہلے کیوں نہیں کی. اس لیے کہ یہ چیزیں تو پہلے سے چل رہی تھیں، کیا ان کو ابھی انفارمیشن ملی، کوئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اینی وے جو بھی چیزیں سامنے آتی رہیں گی، پر موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اس وقت یہ ہے کہ کل عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل فیصلہ ہو جائے یا پھر یہ طول پکڑے، لیکن اب عدالت نے دو چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے. یا تو وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گی، اس فیصلے میں نقص ہو سکتا ہے، اس فیصلے کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں، اس فیصلے سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، یا پھر وہ دھونس دھمکی اور دباؤ میں آ کے ان لوگوں کی جس طریقے سے انہوں نے عدالت کے اوپر چڑھائی کی ہے وہ ان کی باتیں سن کے فیصلہ کرے گی. لیکن آج عدالت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ تمام تر ان کے حملوں کے باوجود، تمام تر ان کے پریشر کے باوجود معزز عدالت نے وہی فیصلہ کیا جو وہ مناسب سمجھتے ہیں، جو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں. اس سے آپ اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ وہ اختلاف کریں، لیکن ایمانداری اور نیت اور اس طرح کی چیزیں اور وہ بھی انڈیویجول ججز صاحبان کے حوالے سے کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.